एक बार की बात है, रायपुर गांव में महेश अपनी पत्नी आंचल और अपनी बेटी नीतू के साथ एक छोटे से मिट्टी के बने घर में रहता था। महेश जंगल में लकड़ियां काटता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रायपुर गांव में बहुत गर्मी पड़ रही थी। गांव के सारे लोगों का बुरा हाल था गर्मी की वजह से। एक दिन महेश के घर का एक दीवार टूट जाता है। ये देखकर तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि धूप की किरणें सीधा उनके घर के अंदर ही आती थी, जिससे उनको और तेज गर्मी लगती थी। एक दिन दोपहर में आंचल महेश से कहती है, अब हम क्या करें जी, दीवार तो टूट गई है, पूरे घर में धूप आ रहा है, गर्मी की वजह से बुरा हाल हो गया है, घर में बैठने का मन नहीं कर रहा और खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। हाँ पिताजी, बहुत गर्मी लग रही है, घर में एक पल भी नहीं बैठा जा रहा। एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर ये दीवार फिर से बना लेते हैं। मिट्टी की दीवार कब तक बनाते रहेंगे? ये दीवार हर 2 महीने में गिरती रहती है। हमारे ये घर कितना कमजोर हो चुका है, पता नहीं ये कब गिर जाए। तो क्या करें आंचल, दीवार तो बनाना जरूरी है। इतनी गर्मी में हम कैसे रहेंगे? ऐसे तो हम तीनों बीमार हो जाएंगे। पिताजी, मेरी सहेली सरिता है ना, उसके पिताजी ने घास का घर बनाया है और वो लोग उसी में रहते हैं। उन्होंने घास से 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के घर उन्होंने किराए पर दे दिए हैं। पिताजी, क्यों ना हम भी घास का घर बनाएं? और मैंने सुना है कि घास के ऊपर पानी डालने से वो घास एकदम ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से घास के घर के अंदर बहुत ठंडा लगता है, गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती है। नीतू सही कह रही है, हम भी घास का घर बनाते हैं ना। और घास के लिए कौन से हमें पैसे चाहिए? जंगल में तो ऐसे ही बहुत सारे घास मिल जाता है। घास का घर कैसे बना सकते हैं हम? पिताजी, मैं आपको बताऊंगी कि घास का घर कैसे बनाते हैं। पहले हमें जंगल में जाकर घास लेकर आनी होगी। नीतू के कहने पर तीनों जंगल की तरफ घास ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। गर्मी के मौसम के कारण सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। तीनों घास ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तभी आंचल कहती है, सुनिए जी, मैं बहुत थक गई हूँ। हम कितने दूर तक आ चुके हैं और हमें घास अभी तक नहीं मिला। अब हम घास कहाँ से लाएंगे? तुम सही कह रही हो, हम काफी दूर तक आ गए हैं। अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इससे आगे बहुत विशाल जंगल है और वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। हमारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। क्या जंगली जानवर? अरे बाप रे, नहीं जी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए वापस घर चलते हैं, अब थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। चलो नीतू, घर चलते हैं। महेश और आंचल जाने लगते हैं, लेकिन नीतू वहीं उदास खड़ी रहती है। ये देखकर महेश परेशान हो जाता है और नीतू से कहता है, नीतू बेटा, घर चलो, वहाँ क्यों खड़ी हो? नीतू एकदम खामोश खड़ी रहती है। आंचल उसके पास आती है और कहती है, बेटा चलो घर चलो, शाम होने वाली है। माँ, घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना, हमें गर्मी में नहीं रहना पड़ता। तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी महेश सोचता है, लगता है घास के ना मिलने से मेरी बेटी उदास हो गई है। मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। महेश आंचल को आवाज लगाता है, आंचल, तुम और नीतू घर चले जाओ, अंधेरा भी होने वाला है और आज मैंने लकड़ियाँ भी नहीं तोड़ी है। तो मैं जंगल में आ ही गया हूँ तो लकड़ियाँ तोड़ ही लेता हूँ। उन्हें बेचकर थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। तो तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। आप कल लकड़ियाँ तोड़ लेना, अब अंधेरा भी होने वाला है। ज्यादा रात हो जाएगी तो आप कैसे आओगे घर? जंगल में मेरा रोज का आना जाना है, मुझे सारे रास्ते अच्छे से याद हैं। मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। महेश की बात सुनकर आंचल और नीतू घर चले जाते हैं। इधर महेश जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है और सोचता है, मुझे तुरंत ही कहीं से भी घास ढूंढकर घर जाना होगा। महेश अपनी बेटी के खुशी के खातिर जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में चला जाता है। महेश उस जंगल में डर डर के चलता है। उसे वहाँ पर भी कहीं घास नहीं मिलता है। महेश परेशान होते हुए सोचता है, इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली, जंगल की सारी घास कहाँ गायब हो गई? तभी जंगल में झाड़ी के पीछे से अचानक शेर आ जाता है और महेश के पीछे दौड़ने लगता है। महेश शेर देखकर तेजी से भागने लगता है और तभी वो एक छोटे से घास के गड्ढे के अंदर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी अगली सुबह आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर के आंगन में घास के ऊपर पड़ा हुआ है
और उसके पास आंचल और नीतू खड़े होकर उसे देख रही हैं। तभी महेश कहता है, आंचल भागो, शेर आ जाएगा, जल्दी भागो। शेर आ जाएगा? ये आप क्या कह रहे हो? आप अपने घर के आंगन में हो। महेश उठकर चारों तरफ देखता है तो वो अपने गांव और अपने घर के आंगन में था। ये देखकर महेश का सर चकराने लगता है और महेश आंचल से कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं जंगल में था और मेरे पीछे शेर पड़ गया था। मैं तेजी से भागा और एक घास के गड्ढे में गिर गया। तभी महेश की नजर घास की तरफ जाती है। घास को देखकर महेश कहता है, अरे ये घास यहाँ कैसे आ गई? ये तो जंगल में थी। जी आप यहाँ बेहोश पड़े थे और ये घास का गड्ढा आपके पास ही पड़ा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मैं जंगल से यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इस घास को हाथ भी नहीं लगाया था। फिर मैं इस घास के साथ यहाँ कैसे आ गया? ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। थकान के कारण आपको कुछ याद नहीं आ रहा। लगता है आप बहुत थक गए हैं। आपने शायद सपना देखा होगा कि शेर आपके पीछे पड़ा है। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए और चाय पी लीजिए। पिताजी, ये तो थोड़ी सी घास है, इतनी सी घास में घर कैसे बनेगा? बेटा अभी तुम्हारे पिताजी बहुत थके हुए हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तीनों अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब तीनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे आंगन भर घास ही घास है। महेश आंचल से कहता है, आंचल, इतनी सारी घास, ये कैसे हुआ? तभी उस घास से आवाज आती है, महेश, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई घास हूँ। तुम इन घासों से अपना घर बना लो, क्योंकि मैं खत्म नहीं होने वाली, ना कभी मुरझाने वाली हूँ। उस जंगल में उस शेर से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं कई वर्षों से उस जंगल में पड़ी थी। कोई भी मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा था, पर जैसे ही तुम मेरे ऊपर आकर गिरे तो मैंने झट से तुम्हें अपने जादू से वहाँ से गायब कर दिया। क्या तुमने मुझे उस शेर से बचाया था? हाँ, मैंने ही बचाया था। ये बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो तीनों मिलकर उस घास से 4 बड़े बड़े घर बना लेते हैं। उस घास के घरों को देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं। तभी नीतू महेश से कहती है, पिताजी, ये जादुई घास सच में बहुत कमाल की है। देखिए, हमारे तो 4 घर हो चुके हैं और ये घर कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। तभी गांव का एक आदमी महेश से कहता है, अरे महेश भाई, आपने तो घास से बहुत सुंदर घर बना लिया। तभी आंचल की गांव की एक सहेली मीना महेश से कहती है, महेश भाई, आपने ये घर कैसे बनाया? इस घर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। जंगल के गहरे हिस्से में जाने के बाद ये घास मिली। महेश भाई, मुझे ये घर किराए पर रहने के लिए दे दीजिए। आपके तो 4 घर है, एक घर मुझे दे दीजिए किराए पर रहने के लिए। मैं उसके किराए के पैसे भी दे दूंगी। हाँ महेश भाई, मुझे भी एक घर किराए पर दे दो। ठीक है, पर एक घर के किराए के पैसे 4000 रुपए लगेंगे। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है। महेश गांव के 3 लोगों को अपने 3 घर किराए पर दे देता है। एक घर में वो खुद रहता है। नीतू अपने पिता महेश से कहती है, देखा पिताजी, इसे कहते हैं दिमाग। मैंने आपको घास से घर बनाने का उपाय बताया। देखिए, हमारे 4 घर बन चुके हैं और 3 घर किराए पर भी दे दिए हैं हमने। अब तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। 12,000 महीना हमें घर के किराए का मिल रहा है। अब तो हमें कमाने की भी जरूरत नहीं है। अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा आएगा। इतना कहने के बाद आंचल हंसने लगती है और तीनों खुशी खुशी उस घास के घर में रहने लगते हैं। ये कहानी सुरेश और उसके परिवार की है। सुरेश 24 साल का एक हैंडसम नौजवान था। उसका लंबा कद और उसका पहनावा लोगों को बहुत पसंद आता था। सुरेश एक बिजनेसमैन था। उसके ऑफिस में अंजलि नाम की एक लड़की काम करती थी। सुरेश को अंजलि बहुत पसंद थी। एक दिन सुरेश ने अंजलि को कैबिन में बुलाया और बोला, अंजलि, मैं जानता हूँ मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? लेकिन आप तो... मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल चल रहे होंगे, पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। अंजलि को सुरेश अच्छा तो लगता ही था। उसके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि जो लड़का उसे पसंद है वही उसको शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। अंजलि शादी के लिए मान जाती है। फिर सुरेश अपने घर में अंजलि के बारे में सभी को बताता है।
सुरेश के परिवार में उसके बड़े भैया भाभी, माँ और एक छोटी बहन थी। सुरेश के परिवार वालों को अंजलि बहुत पसंद आई। कुछ ही दिनों में सुरेश और अंजलि की शादी हो गई। शादी के बाद पहली बार जब अंजलि अपने ससुराल में कदम रखने वाली थी, तब सभी ने मिलकर उसके गृह प्रवेश की बहुत ही तैयारियां की। संजना की बड़ी बहू रीता ने चावल से भरा एक लोटा घर की चौखट पर रख दिया। अब सभी लोग तालियों से सुरेश और अंजलि का स्वागत कर रहे थे। तभी अंजलि की जेठानी ने कहा, अरे देवरानी जी, जल्दी से इस लोटे पर पैर मारो और घर के अंदर आ जाओ। जी भाभी। ऐसा कहकर अंजलि ने जैसे ही चावल से भरा वो कलश गिराया तो उसमें से गिरने वाला चावल काला हो गया। ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो कलश में सफेद चावल भरा था। तभी वहाँ मौजूद सुरेश की बहन बोली, अरे भाभी, ये तो अपशगुन हो गया ना। नई भाभी के घर में कदम रखते ही अपशगुन। घर वाले तरह तरह की बातें करने लगे। उसी बीच सुरेश की माँ संजना बोली, अरे कलश में पहले से ही रंग भर के रखा होगा किसी ने। अब ज्यादा मत सोचो। नई नई बहू को सब डरा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ बहू, तो डर मत। आजा, अंदर आजा। संजना के कहने पर अंजलि सहित सभी घर वाले इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। उसके बाद अंजलि गृह प्रवेश करती है। सभी लोग अंजलि के घर आने से बहुत खुश थे। वो रात हंसी मजाक करते हुए यूं ही बीत जाती है। अगली सुबह अंजलि का रसोई में पहला दिन था। तब संजना ने अपनी बहू से कहा, अरे अंजलि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसलिए चूल्हे पर तिलक लगाकर कुछ मीठा बना देना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, लेकिन रसोई में सामान कहाँ है? ये तो मुझे पता ही नहीं है। अरे तो उसकी चिंता मत कर, मैं रीता बहू को भेज देती हूँ। ऐसा कहकर संजना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीता रसोई में आ जाती है और अंजलि को हलवा बनाने का सामान देकर बाकी का खाना बनाने की तैयारी करने लगती है और अंजलि हलवा बनाने लगती है। तभी वहाँ पर अंजलि की नंद आ जाती है और अंजलि को हलवा बनाते देख बहुत खुश होती है। अरे वाह भाभी, आप हलवा बना रही हो। आपको पता है हलवा मेरा फेवरेट है। अच्छा सुनो, इसमें थोड़ी किशमिश डाल देना। हलवा खाते खाते बीच में जो किशमिश आता है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन किशमिश कहाँ रखी है? ओहो भाभी, इतनी सी बात, मैं डाल देती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि की नंद किशमिश निकालकर हलवे में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर से अंजलि को उसकी सास बुलाती है। अपनी सास की आवाज सुन अंजलि किचन से बाहर चली जाती है। जब वो वापस किचन में आती है तो देखती है कि रीता उसके हलवे में कुछ डाल रही है। अरे भाभी, आप हलवे में क्या डाल रही हो? अरे कुछ नहीं देवरानी जी, मैंने देखा हलवा सूख रहा है। हमारे घर में सबको गीला हलवा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद अंजलि और रीता मिलकर सारा खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। उसके बाद दोनों बहुएं मिलकर टेबल पर खाना लगाती हैं। सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तब अंजलि का पति कहता है, अरे अंजलि, खाना तो हो गया, अब जरा अपने हाथ का बना हुआ मीठा हलवा खिला दो, हम भी तो चखें तुम्हारे हाथ का स्वाद। सुरेश की ये बात सुनकर उसकी भाभी उसको छेड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ देवर जी, सब देख रही हूँ, कैसे बीबी के हाथ का बना हुआ हलवा खाने के लिए बेताब हो रहे हो। सभी हंसने लगते हैं। फिर अंजलि सभी के लिए हलवा लेकर आती है और सबको परोस देती है। तभी सब देखते हैं कि हलवे का रंग तो लाल हो गया है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। तब रीता कहती है, अरे अंजलि, हलवे का रंग देखो, ये तो खून जैसा लाल हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हलवा अपने हाथों से बनाया था, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, भाभी सही कह रही है, भाभी के हलवे में मैंने ही किशमिश डाली थी। ये सब क्या हो रहा है माँ? जब से अंजलि भाभी घर आई है, कुछ न कुछ अपशगुन होता ही जा रहा है। कल गृह प्रवेश में चावल काले हो गई थे और आज रसोई के रसम में हलवा लाल हो गया। पता नहीं बच्चों, मैं नहीं जानती ये सब क्यों हो रहा है। मुझे तो लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। लेकिन सासू माँ, ये सब क्यों हो रहा है? अरे बहू, इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, अपना मूड खराब मत करो।
हाँ भाभी, मम्मी सही कह रही है, इतना परेशान मत हो। आओ बैठो, हम सबके साथ नाश्ता कर लो। अंजलि जब से घर में आई थी उसके साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही थीं, जिसके कारण अंजलि बहुत परेशान थी। लेकिन इन सब के बीच उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी होने वाली थी। उसे मुंह दिखाई का तोहफा देने के लिए पड़ोस की कुछ औरतें आने वाली थी। अंजलि बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए पड़ोस की कुछ औरतें आने वाली है। तुम अच्छे से तैयार हो जाना, लाल कलर की साड़ी पहन लेना और तुम्हारे श्रृंगार करने में रीता और पलक तुम्हारी मदद कर देंगी। ठीक है सासू माँ, आप पलक और जेठानी जी को मेरे रूम में भेज दीजिएगा। उसके बाद संजना वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में पलक और रीता हाथ में मुल्तानी मिट्टी की कटोरी लिए वहाँ आ जाती हैं। तब रीता कहती है, देवरानी जी, तैयार होने से पहले ये मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगा लो, सासू माँ ने आपके लिए भिजवाया है। अंजलि अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा लेती है और थोड़ी देर बाद अपना मुंह धोकर आती है। तब रीता कहती है, अरे देवरानी जी, तुम्हारी साड़ी के साथ ये वाली लिपस्टिक मैच करेगी, तुम ये लगा लेना। और देखो, पलक तुम्हारे लिए मैचिंग की चूड़ियाँ लेकर आई है। थैंक यू भाभी, थैंक यू पलक। अरे इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है भाभी? क्या मैं अपनी छोटी भाभी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? उसके बाद पलक और रीता मिलकर अंजलि का बहुत अच्छा मेकअप कर देते हैं। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। घूंघट करके वो सभी औरतों के सामने चली जाती है। जैसे ही एक औरत अंजलि का घूंघट हटाती है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि अंजलि के चेहरे पर बहुत मोटे मोटे दाने फुंसी हो गए थे। छी छी संजना बहन, तुम्हारी बहू का चेहरा तो लाल लाल दानों से भरा हुआ है, बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी जी, अभी तो मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था, ना जाने कैसे ये सब हो गया, मुझे नहीं पता मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं बहू, इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या भला? जा अपने चेहरे पर ठंडी बर्फ लगा ले। अरे जवानी के दाने आ गए होंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अंजलि अपने रूम में चली जाती है और अपना चेहरा देखकर बहुत उदास होती है। लेकिन अब उसे शक होने लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी न किसी घर वाले का ही हाथ है। वो अपने मन में सोचती है, पहले रीता भाभी ने मुझे लिपस्टिक लगाने के लिए दी थी और उन्होंने ही मेरे हलवे में पानी डाला था, लेकिन पलक भी तो किशमिश डालकर गई थी और आज वो मेरे लिए चूड़ियाँ भी लाई थी। लेकिन मेरे चेहरे पर लगाने के लिए मुल्तानी मिट्टी सासू माँ ने ही भेजे थे। इनमें से कौन हो सकता है जो ये सारी चीजें मेरे साथ कर रहा है, या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? ये सब अंजलि का वहम था या सच में उसके ससुराल में उसके साथ ये सब कोई कर रहा था? अंजलि को खुद भी ये समझ नहीं आ रहा था। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, अब वो चीजें उसे परेशान करने लगी थीं। पहले चावल काले हो जाना, फिर हलवा लाल हो जाना, उसके बाद उसके मुंह पर इस तरह दाने होना। उसे अपने ससुराल वालों पर शक हो रहा था। उसने सोचा कि इस बारे में वो अपने पति से बात करेगी। लेकिन सुरेश जी से अगर मैंने इस बारे में बात की तो वो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनके परिवार वालों पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं सुरेश जी से इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, मुझे कुछ और सोचना होगा। अंजलि ने अपने मन में कुछ सोचा और अगली सुबह उसने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है हम सब एक साथ कहीं घूमने नहीं गए, चलिए ना पूरा परिवार पिकनिक पर चलते हैं। अरे बहू, तेरा ये विचार बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम सब मिलकर प्लान बना लो, फिर चलते हैं। तभी वहाँ पर पलक और रीता आ जाते हैं। फिर पलक कहती है, रहने दो माँ, मुझे नहीं लगता कि अंजलि भाभी के साथ हमें कहीं जाना चाहिए। ये तो जहाँ चाहती है अपनी मनहूसियत फैला देती है। पलक की ये बातें सुन अंजलि उसको हैरानी से देखने लगती है। लेकिन तभी अंजलि की सास पलक को फटकार देती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। सभी लोग प्लान करते हैं और अगले दिन पिकनिक पर जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। जैसे ही अंजलि बस के अंदर बैठती है, पता चलता है कि बस के टायर पंचर हो गए और उसे बनने में पूरा 1 घंटा लगेगा। तब पलक कहती है, देखा माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रही थी। जैसे ही भाभी ने बस के अंदर पैर रखा, बस के टायर पंचर हो गई। मुझे तो लगता है अंजलि भाभी सच में मनहूसियत फैलाती है। एक बात बताऊं सासू माँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि देवरानी जी के नक्षत्र ठीक नहीं है। उन सभी की बातें सुन अंजलि को बहुत बुरा लगता है। तभी उसकी सास कहती है,
तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोली जा रही हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि अंजलि पर किसी की नजर लग गई है। झाड़ फूक कराने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी शांति से सब बैठ जाओ। सभी चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बस की टायर ठीक हो जाती है। फिर सारे घूमने निकल जाते हैं। अंजलि को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो परिवार वालों की पिकनिक खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बोला। वापस लौटते समय रास्ते में दुर्गा माता का मंदिर था। परिवार वालों ने फैसला किया कि माता रानी के दर्शन करके घर जाएंगे। सभी मंदिर के अंदर जाने लगे। तभी अचानक से संजना ने कहा, बेटा, मुझे लगता है मेरा पैर मुड़ गया। तुम लोग माता रानी के दर्शन कराओ। मैं मंदिर के बाहर बैठकर तुम लोगों का इंतजार कर लेती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं बैठकर आराम करो। अपनी माँ को छोड़कर सुरेश पूरे परिवार के साथ मंदिर के अंदर चला गया। जब मंदिर के पुजारी की नजर अंजलि पर गई, तो उसने अंजलि के कान में कुछ कहा। सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भाभी, पुजारी जी ने आपके कान में क्या कहा? हमें भी बताइए। हाँ अंजलि, क्या कहा पुजारी जी ने तुम्हारे कान में? पुजारी जी ने कहा है कि हमारे घर को किसी की नजर लग गई है, तो हमें महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना होगा। इससे हमारे घर में शांति बनी रहेगी। अच्छा, अगर घर में शांति बनी रहेगी तो कोई बात नहीं, करवा लेंगे हम ये पाठ। उसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन वही पुजारी घर आता है और घर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने लगता है और कहता है, घर के सभी सदस्य को पूजा में बैठना होगा, नहीं तो घर में शांति नहीं होगी। इस घर को किसी की बहुत बुरी नजर लग चुकी है। पूजा में तो सब है सिवाय मम्मी के। मैं अभी मम्मी को बुला कर लाती हूँ। पलक संजना को जबरदस्ती लेकर आती है। हालांकि वो पूजा में आना नहीं चाहती थी, उसको जबरदस्ती बैठाया जाता है। उसके बाद पुजारी जी जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगते हैं, तो संजना बेकाबू हो जाती है और कहती है, बंद करो इस पाठ को, नहीं तो मेरा काला जादू टूट जाएगा। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब अंजलि कहती है, मम्मी जी ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया। कल मंदिर में पुजारी जी ने मेरे कान में यही कहा था कि हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है वो काले जादू की वजह से हो रहा है, और ये काला जादू किसी और ने नहीं बल्कि सासू माँ ने किया है। उस समय मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मुझे ये तरीका चुनना पड़ा। संजना को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। वो उदास होकर खड़ी हो जाती है। सुरेश अपनी माँ की ऐसी हरकतों से बहुत गुस्सा होता है। माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। आप ये सब करती हो, क्यों किया आपने ये सब? मैं नहीं चाहती थी कि एक गरीब लड़की हमारे घर आए, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि सब लोग इसे मनहूस समझने लगे और इसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दे बेटा। हम लोग आपको भगवान से भी ऊपर समझते थे माँ। आपने ये सब किया। आपके कारण मैंने भाभी को कितना कुछ कह सुनाया। इस गलती के लिए हम आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे माँ। कहते हैं ना, कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती। उस दिन संजना सबकी नजरों में गिर गई। वो अपने परिवार के साथ ही रहती थी, लेकिन अब कोई उसे पहले की तरह इज्जत और प्यार नहीं दे पा रहा था। उसका काला जादू अब उसकी काली किस्मत बन चुका था।